दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली में बस संचालन के लिए नए सुरक्षा उपायों की सूचीबद्ध किया है और कहा कि सभी ड्राइवरों के लिए शुल्क आवंटन अब आधारित होगा। और वहीं आपको बताते चले कि सम्मेलन को संबोधित करते हुए गहलोत ने यह भी कहा कि पिछले 2 वर्षों में उन्होंने 2000 बसें शामिल की हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह देखना होगा कि हमारी बसें सड़कों पर कैसा प्रदर्शन कर रही हैं। और हाल ही में लेन ड्राइविंग पर भी काफी जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में दुर्घटनाएं भी हुई थी, कुछ मुद्दे हमारे ध्यान में आए हैं और जैसे कि कुछ ड्राइवरों के द्वारा एक से अधिक कार्यभार संभालने के कारण थकान होती है और दिल्ली की जो सरकार की ओर से बसें हैं वो प्रतिदिन कम से कम 200 किलोमीटर चलती हैं। यह भी प्रावधान है कि 8 घंटे के बाद ड्राइवर को आराम दिया जाना चाहिए। और कुछ उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। काफ़ी जगह हमने ये भी देखा गया है कि कुछ जगह हमें शिकायत मिली है कि ड्राइवर ने ड्रिंक की हुई है, अल्कोहल कंजप्शन की हुई है, तो उसको बिल्कुल रूल आउट करने के लिए हर एक डिपो में ब्रेथ एनालाइज़र जो है वो लगाए जाएंगे और कोई भी ड्यूटी देने से पहले उसको ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट जो है वो उसको पास करना है। अगर किसी भी टेस्ट ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट में अगर ये लगता है कि अल्कोहल का कंटेंट जो है वो बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट्स हैं तो फिर उसको ड्यूटी जो है नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमने देखा, मेडिकल चेकअप। हमारे सभी ड्राइवर्स का इंडक्शन से पहले चेकअप होता है और 45 ईयर्स के बाद एवरी 5 ईयर्स में फिर अंटिल द एज ऑफ 55 उसका मेडिकल चेकअप होता है। अभी तक जो सिस्टम था कि ऑपरेटर जो है वो उसका प्राइवेट डॉक्टर से भी उसका मेडिकल चेकअप करा सकते थे, लेकिन अब हमने मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी ड्राइवर्स हैं, चाहे वो डीटीसी के हैं चाहे डिम्स के हैं, उनका जो मेडिकल चेकअप है वो हमारे दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में चेकअप होगा और जो भी उनकी रिपोर्ट होगी वो फाइनल होगी। इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने 6 हॉस्पिटल जो है वो नॉमिनेट किए हैं, जिसमें डीटीसी और क्लस्टर के ड्राइवर्स को हम रेगुलर मेडिकल चेकअप्स के लिए, एग्जामिनेशन के लिए रेफ़र करेंगे। इसके साथ साथ किस प्रकार से हमारे ड्राइवर्स जो हैं वो सड़कों पे ड्राइविंग कर रहे हैं। काफ़ी बार हमें ये शिकायत मिलती है कि बस स्टॉप यहाँ है तो वो बस को थोड़ा दूर रोकते हैं, जिसकी वजह से फिर पैसेंजर को क्रॉस करके जाना पड़ता है, विच इज़ ऑल्सो क्वाइट डेंजरस। काफ़ी बार हमें ये भी शिकायत मिलती है कि बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए बस नहीं रोकते हैं। हालांकि हमने बड़े सख्त उसमें कार्रवाई, जहाँ भी शिकायत मिलती है उसकी हमें बड़े सख्त कार्रवाई करते हैं। इसको थोड़ा ड्राइवर्स को और सेंसिटाइज करने के लिए लगातार हम उनके रिफ्रेशर कोर्सेज चालू कर रहे हैं और इसके लिए जो भी अगर किसी एनजीओ को रोप इन करने की आवश्यकता होगी तो वो भी करेंगे, लेकिन पीरियोडिकली और रेगुलर इंटरवल पे वो रिफ्रेशर कोर्सेज अब मैंडेटरी कर दिए गए हैं। अगर कोई भी ड्राइवर उस रिफ्रेशर कोर्स को अटेंड नहीं करता है तो फिर उसको वो ड्यूटी नहीं दी जाएगी, या रिफ्रेशर कोर्स में हमें ऐसा लगता है कि ये ड्राइवर जिस प्रकार से हम जो लेवल चाहते हैं अगर वो नहीं है तो फिर फर्दर वो रिफ्रेशर कोर्स के लिए उसको करने की ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी जगह खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा में निजी स्कूलों में फीस के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि बहुत प्राइवेट स्कूल हर साल फीस को बढ़ा देते हैं और जिससे देश के आम परिवारों के बच्चों को पढ़ने में बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को स्कूल से ही महंगी कॉपी, किताबें, यूनिफॉर्म आदि खरीदनी पड़ती है और उनको यह सब खरीदने के लिए भी बोला जाता है।
हुए इस सदन के भीतर बड़ी खुशी है। प्राइवेट स्कूल्स मुनाफाखोरी के अड्डे बन गए हैं। सर, हद तो ये हो रखी है कि इन स्कूल्स ने अपने ही जगह पे दुकानें खोल ली हैं और उन दुकानों में किताबें, कॉपी, पेंसिल, यूनिफॉर्म पेरेंट्स को हायर प्राइस पे खरीदने पे मजबूर किया जाता है। अलग अलग फंड बना दिए हैं सर, कोई डेवलपमेंट फंड बन गया है, कोई एक्टिविटी फंड बन गया है, लूट मचा रखी है। बच्चे इनके लिए एटीएम मशीन जैसे बन गए। सर मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है, मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या आपने राज्यों को आदेश दिए हैं कि इन सारे स्कूल्स के ऑडिट्स हों जिससे कि ये मुनाफाखोरी बंद हो? और दूसरी बात, ये जो स्कूल्स फोर्स करते हैं पेरेंट्स को हायर प्राइस से पे, मतलब जूते का ब्रांड भी यही डिसाइड करते हैं, ये जो हायर प्राइस पे खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, सर इनके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकता है और सरकार क्या कर रही है? प्राइवेट आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि अचल संपत्ति में निवेशकों के लिए इंडेक्सेशन लाभ बहाल करने के लिए माननीय वित्त मंत्री के फैसले की सराहना की। आगे उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि इंडेक्सेशन हटाने से भारतीय निवेशकों को काफी नुकसान होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल आंशिक राहत है क्योंकि सरकार ने इंडेक्सेशन लाभ को पूरी तरह से बहाल नहीं किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पॉलिसी पर की बात रखते हुए इस सदन के भीतर बड़ी खुशी है कि आज से कुछ दिन पहले इंडेक्सेशन पर जो तमाम सदस्यों ने अपनी राय रखी थी, मैंने भी अपनी बात रखी थी। हमारी उस राय के उस सुझाव को माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वीकारा और आज से 2 हफ्ते पहले इंडेक्सेशन जो भारत के इन्वेस्टर से छीना गया था वो बेनिफिट पार्शियली रिस्टोर किया गया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है भारत सरकार की टैक्स पॉलिसी पर कि कितनी कंफ्यूज है हमारे देश की टैक्स पॉलिसी। 23 जुलाई 2024 को आप कहते हैं कि हम भारत के इन्वेस्टर से इंडेक्सेशन वापस ले रहे हैं और ठीक 2 हफ्ते बाद 6 अगस्त को कहते हैं नहीं 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 वापस नहीं ले रहे, इनको वापस पहुंचा रहे हैं। ये दिखाता है कि जब आप बिना सोचे समझे या किसी अर्थशास्त्री की राय पर नहीं, जिन लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं है उनकी राय पे अगर बजट बनाएंगे तो इसी प्रकार के फ्लिप फ्लॉप्स देखने को मिलेंगे। सर, मैं बताना चाहता हूं कि इंडेक्सेशन को भारत के निवेशक से छीनना उसकी कमर तोड़ने जैसा है। जैसा कि मैंने पहले भी बात रखी थी कि इंडेक्सेशन को फुल्ली रिस्टोर करने की जरूरत है, लेकिन अभी भी कल जो अमेंडमेंट फाइनेंस बिल में लाया गया है वित्त मंत्रालय द्वारा, उसमें भी इंडेक्सेशन पार्शियली रिस्टोर किया गया है, फुल्ली रिस्टोर नहीं किया गया। उसमें भी एक पेच है और पेच यह है कि तमाम एसेट क्लासेस पे इंडेक्सेशन नहीं रिस्टोर किया जा रहा, मात्र इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड और बिल्डिंग पे रिस्टोर किया जा रहा है। और दूसरी चीज, 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदे गए किसी भी एसेट में, किसी भी इन्वेस्टमेंट पर इंडेक्सेशन नहीं दिया जाएगा। मैं आज आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इंडेक्सेशन को फुल्ली रिस्टोर किया जाए, सारे एसेट क्लासेस पर रिस्टोर किया जाए और 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदे गए, बाद निवेश किए गए एसेट क्लासेस में भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। और इंडेक्सेशन के बेनिफिट से खिलवाड़ करना, एसेट क्लासेस से इंडेक्सेशन को समाप्त करना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे देश की वित्त मंत्री इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रॉफिट्स में विश्वास नहीं रखती? क्या उन्हें इन्फ्लेशन का ज्ञान नहीं है? क्या वो जानती नहीं कि इस देश में महंगाई एक प्लेग की तरह फैलती जा रही है? बात रखते हो 4 पंक्तियां लिखी हैं सर, मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सरकार का एक सूत्री मिशन है टैक्स, सरकार का कमीशन है टैक्स। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, बेचने पे टैक्स, फैलने पे टैक्स, समेटने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पे टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पे टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स। 4 पंक्तियां लिखी हैं सर, मैं आपके सामने पेश करना।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए बेंगलुरु में राउंड टेबल सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश का आयोजन किया और इसमें उन्होंने कई उद्योगपतियों से बातचीत करते हुए कहा कि उद्योगों की स्थापना और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने से मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। आगे उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। इसमें उद्योगों ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से वर्तमान बदलते दौर में भारत की भूमिका बढ़ रही है, उस भूमिका में अगर बड़ा योगदान देने वाला कोई ग्रुप होगा तो ये आप और हमारा ही यही ग्रुप होगा, जिसके माध्यम से भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। मध्य प्रदेश की बात अभी आई गई है, वैसे कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपने इस खासकर मध्य प्रदेश के अंदर की जो बाकी बातें अभी दुबे जी ने भी बताइए कि हमारे दूसरे प्रकार के टियर 2 शहरों की दृष्टि से मध्य प्रदेश के शहरों में अभी काफ़ी सस्तापन भी है और जो आपको स्किल डेवलपमेंट की संभावना वाला क्षेत्र देखेंगे तो सरकार के नाते से मैं आश्वस्त कर सकता हूं, क्योंकि व्यापार व्यवसाय में एक बड़ी सहायता यही होती है कि हम सरकार से अपेक्षा करें, बाकी तो अनुकूलता आप सब ढूंढ ही लोगे और अनुकूलता देने के लिए हम भी हैं। सरकार के तय मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि जहां जिसकी जरूरत लगेगी वो सभी प्रकार से उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि ये आपके माध्यम से हम अपनी इस बौद्धिक क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं और ये आज के समय में सबसे ज्यादा आवश्यक है। मैं वैसे आंकड़े देख रहा था, अभी ध्यान में आया कि हमारे अपने देश में जो 2023 का 8% की जो डेवलपमेंट जब वृद्धि हुई है, उस वृद्धि में निश्चित रूप से बाकी राज्यों के साथ मध्य प्रदेश का भी है, लेकिन जहां मैं आया हूं ये तो हमारे लिए भले ही कैपिटल हो सकती दिल्ली राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन असली में बेंगलोर में ये बात करने का मजा ही अलग है। और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के द्वारा लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को पेश करने को लेकर लगातार इस पर चर्चा जारी है और इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया। आपको बताते चले कि संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार वक्फ बिल नहीं बल्कि अडानी बिल को लेकर आ रही है। इसके जरिए ये लोग अपने दोस्तों को जमीन देंगे। बीजेपी वालों ने अब अयोध्या जैसे पवित्र शहर में सेना की हजारों एकड़ जमीन अपने दोस्त अडानी और बाबा रामदेव को दे दी है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सदन में सरकार के इस अडानी बिल का पुरजोर विरोध करेगी। फोगाट के आंसू देश भूलेगा नहीं और सही मौके पे सरकार को जवाब देगा। आप बहिष्कार की मांग कर रहे थे, ओलंपिक का बहिष्कार करना चाहिए भारत सरकार। अगर अपना प्रतिरोध जताकर कीनिया अपने खिलाड़ी का सिल्वर मेडल वापस ले सकता है तो भारत, जिसको मोदी जी कहते हैं कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 144 करोड़ वाले देश के प्रधानमंत्री, वो अपना प्रतिरोध क्यों नहीं जता पाए? ये सवाल उठता है। सर, आज का बिल आ रहा है, बोर्ड संशोधन का बिल आ रहा है, इसे लेकर काफी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ये वक्फ बिल नहीं है, ये अडानी बिल है। सारी जमीन वक्फ की अडानी को देने की तैयारी है मोदी सरकार के द्वारा, अपने दोस्तों को देने की तैयारी है। अभी आपने देखा 13,000 एकड़ जमीन, सेना की जमीन, अपने दोस्त अडानी को मोदी जी ने अयोध्या में दे दिया, रामदेव को दे दिया, श्री श्री रविशंकर को दे दिया। जब अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में सेना की जमीन नहीं बख्श रहे मोदी जी, तो ये वक्फ बिल मत कहिए, ये अडानी बिल है। ये अडानी और अपने दोस्तों को जमीन देने के लिए मोदी जी ये बिल लेकर फोगाट के। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में बोलते हुए अर्धसैनिक बल देश की सीमाओं से लेकर
भीतर तक देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा योगदान करते हैं, उनकी ओर से कहा गया। वहीं उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरकार को उनकी और उनके परिवार वालों को मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। पेंशन, कैंटीन, आवास आदि की सुविधाएं बेहतर करनी चाहिए। मैंने सदन में अपनी बात रखी है, आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। आपके माध्यम से मैं भारत की आन बान और शान अर्धसैनिक बल और उनके परिवारों से जुड़ी हुई समस्याओं के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। महोदय, देश में 10 लाख से अधिक अर्धसैनिक बल के जवान कार्यरत हैं। ये जवान बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लेकर चुनावों, हड़तालों, सांप्रदायिक दंगों और आतंकवादी हमलों में जी जान लगाकर नागरिक और देश की रक्षा करते हैं। लेकिन आज इन्हीं जवानों और उनके परिवारों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास और पुनर्वास जैसी मूलभूत सुविधाओं में कई कमियां हैं, जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षण चाहता हूं। मान्यवर, वर्ष 2004 के बाद जितनी भी भर्ती हुई है उनमें जवानों को पेंशन नहीं मिलती, कैंटीन की सुविधा पर जीएसटी लगती है, तो वहीं जूनियर अधिकारियों की पदोन्नति में भी कई सुधार की आवश्यकता है। देश की आन बान और शान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले अर्धसैनिक एवं उनके आश्रित परिवारों की सुविधाओं के लिए सरकार उपयुक्त कदम उठाए, ऐसा मेरा अनुरोध है। बसपा से लोकसभा प्रत्याशी के सिक्योरिटी गार्ड और बिजनौर के जलीलपुर ब्लॉक के प्रमुख पुत्र के समर्थकों में सीओ सिटी कार्यालय और कोतवाली नगर थाने में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में मेरठ पौड़ी हाईवे पर अपने अपने वाहनों को आगे निकालने को लेकर विवाद हुआ था, और जिसमें कि आपको बताते चले कि पुलिस भी पूरे मामले में कार्रवाई से बचती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि नौनिहाल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और जहां पर बच्चों के भविष्य से शिक्षक लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं और शिक्षकों की लापरवाही भी सामने आई है। आपको बताते चले कि सरकार के सख्त आदेश के बाद भी लापरवाही हो रही है, जिसमें कि 10:30 बजे तक भी स्कूल जो है वो तो खुल जाता है, लेकिन शिक्षक उसमें नहीं पहुंचते हैं। आपको बताते चले कि प्राथमिक विद्यालय बच्चे करते रहते हैं और शिक्षकों का इंतजार जो है उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन शिक्षक जो है वो समय पर स्कूल में नहीं पहुंच रहे हैं। शिक्षक घर पर ही आराम फरमाते रहते हैं। आपको बताते चले कि छात्रों की माने तो प्रतिदिन कई घंटों की देरी से स्कूल खुलता है। स्कूल मैंथा विकास खंड क्षेत्र के केशरी निवादा स्थित प्राथमिक स्कूल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि किस तरीके से जो शिक्षक हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और सरकार की कई योजनाओं को लीपापोती कर रहे हैं। इसका ये बेहद ही औचक उदाहरण है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो शिक्षक हैं उनकी लापरवाहियों के चलते छात्र छात्राओं की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य को आधार में डाला जा रहा है। यहाँ कब से आप विद्यालय में बैठे हैं? 7 बजे से बैठे। अबे विद्यालय खुला क्यों नहीं अभी तक? कोई आया नहीं विद्यालय में भी? कितना समय हुआ है? 10 बज गया, अभी तक कोई विद्यालय में नहीं आया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? 5 में पढ़ते हो। क्या नाम है स्कूल का तुम्हारे? अच्छा, रोज इतने समय खुलता है क्या विद्यालय? आज ही लेट हुआ है। अब खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां देर रात शॉर्ट सर्किट से रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई और आग लगने से लाखों का
सामान जलकर खाक हो गया। आपको बताते चले कि पूरा मामला ऊंचानगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर स्थित बटोही रेस्टोरेंट में देर रात करीब 11 बजे अचानक से रेस्टोरेंट में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग की लपटों के संग धुआं तेजी के साथ बाहर निकलना शुरू हो गया। तब पड़ोस के होटल संचालकों ने सूचना पर रेस्टोरेंट संचालक को इसकी जानकारी दी और इस सूचना के बाद जब लोग रेस्टोरेंट पर पहुंचे तो पूरा रेस्टोरेंट तब तक पूरी तरीके से जल चुका था। आपको बताते चले कि सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया, लेकिन तब तक रेस्टोरेंट में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। रेस्टोरेंट संचालक के मुताबिक दुकान में लगभग 20 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। जब धुआं निकला तो बगल में चाय की जो दुकान है इससे जानकारी मिली। कितने का नुकसान हुआ? लगभग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।